हाय रॉकस्टार्स। तो भैया चालू करते हैं आज की नई वन शॉट वीडियो। और आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है द नेशनलिज्म इन इंडिया। देखो, नेशनलिज्म इन इंडिया इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि सबसे पहली चीज मैप इसमें से आते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आते हैं, 1 नंबर के इसमें से आते हैं, केस स्टडी इसमें से आती है, 3 नंबर के टिपिकल क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और एक सिंपल सी बात मैं तुम्हें बताऊं कि हम ये जो चैप्टर है ना, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है। और ऐसा इस वजह से क्योंकि इसकी कहानी एक दूसरे से ज्यादा मैच नहीं करती। मतलब नानी माँ की वो वाली कहानी नहीं कि एक चालू हुई, दूसरी खत्म हुई, फिर तीसरी चालू हुई, ऐसा नहीं है जी। एक कहानी कहाँ जा रही है, एक कहानी कहाँ जा रही है, कुछ पता नहीं चल रहा। ठीक है, इसलिए ये चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। अब देखो, दूसरी चीज आती है कि भैया ये जो चैप्टर है ना हमारा, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा, तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, एक बार में हजम नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे भैया, हम इस वन शॉट को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, तो पहले पार्ट 1 को हजम कर लेना, जब वो हजम हो जाए तो भैया पार्ट 2 के लिए आ जाए। ठीक है, समझ गए। चलो, तो आज की कहानी को चालू करते हैं। और आज की कहानी बड़ी प्यारी, बड़ी अच्छी कहानी है। और आज हम अपनी हिस्ट्री के बारे में समझेंगे, क्योंकि हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। अब सबसे पहली चीज मैंने तुम लोगों को बताई हुई है कि कभी भी किसी कहानी को, किसी कथा को समझना हो तो भैया उसके टाइटल को समझो। और टाइटल का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में फेडरलिज्म को बताया था कि किसी भी वर्ड के एंड में आप आईएसएम लगाओ, उसको आइडियोलॉजी बनाओ। नेशनलिज्म का मतलब भी एक आइडियोलॉजी है। क्या आइडियोलॉजी है? नेशनलिज्म से मिलता जुलता एक और वर्ड है जिसका नाम है पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। देशभक्ति का मतलब मार देंगे, काट देंगे, वही वाली देशभक्ति जो तुम्हारे को 15 अगस्त और 26 जनवरी की सुबह सुबह आती है कि जो भी गोरा बच्चा दिख जाएगा उसे बहुत पीटेंगे। समझ गए? क्लियर है? अब आता है हमारा नेक्स्ट नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब क्या है? नेशनलिज्म का मतलब है देश प्रेम। मुझे अपने देश की मिट्टी से प्यार है, मुझे अपने देश के पेड़ से प्यार है, लोगों से प्यार है, जानवर से प्यार है। दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। समझ गए? क्लियर है? अब ये हमारे लिए कथा इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों? देखो, इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने 8th तक ना बहुत कहानियां पढ़ी, हिस्ट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा कहानियां पढ़ी कि फलाने ने इस तरीके से राज किया, ब्रिटिशर्स ऐसे आए, वैसे गए, फलाना ठिकाना। लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा तुम्हारे दिमाग में उठता जरूर होगा, क्या इंडिया जो है वो 1947 में ही क्यों आजाद हुआ? 1947 ऐसा कौन सा खलीफा पैदा हो गया तो 1947 में आजाद करा के चला गया? इनसे बड़े बड़े तुर्रम खां, इनसे बड़े बड़े सूरमा पहले पैदा हो गए थे, लड़ गए, मर गए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा इंडिया आजाद नहीं हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई जैसी इतनी बड़ी वॉरियर भी लड़ मर के चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया आजाद नहीं हुआ। 1947 में ही क्यों हुआ? ये क्वेश्चन आता होगा ना। तो इस कहानी को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ऐसा क्या हुआ कि लोगों को एकदम से लगने लगा कि नहीं भाई, दिस इज द हाई टाइम, अब तो आजादी चाहिए। 200 साल तक कहाँ थे कोई? 200 साल तक क्यों दिमाग में नहीं आया कि आजादी चाहिए? 200 साल तक क्यों हम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे? इन सब सवालों के जवाब आपको इस चैप्टर के अंदर मिलेंगे। अब सबसे पहले इस कहानी को जरा थ्योरेटिकल और अच्छे से समझ लो। देखो, अब हुआ क्या था? हुआ ये था कि इंडिया के अंदर ना ब्रिटिशर्स आए, ये अब सबको पता, ठीक है। लेकिन ये ब्रिटिशर्स आए थे बनियों की तरह, भैया धंधा करना है कहीं, ठीक है। ये आए थे कॉटन, जूट वूट ये सब खरीदने। लेकिन जब ये आए ना तो इन्होंने देखा कि यार ये जो इंडियंस हैं तो बड़े मासूम हैं, बड़े लोनू कोनूस हैं, मतलब इनको तो कोई भी बेवकूफ बना के चला जाए बन जाएंगे। और दूसरी चीज ये थी कि हम जात पात के चक्कर में बटे हुए थे, डाइवर्स जितना ज्यादा थे, तो कोई भी हमें कुछ भी बोल के चला जाता था, हम सुनी सुनाई बात पे विश्वास करते थे और आपस में लड़ मर जाते थे। तो उन्होंने इसी चीज का फायदा उठाया और हमारे साथ, हमारे ऊपर गुलामी करनी चालू की। अब 200 सालों तक खूब रगड़ा इन्हें, खूब रिसोर्सेज लूटा, हमें लूट खसोट लिया इनसे। और उसके बाद 1947 में आजादी। बट ऐसा नहीं है कि हमने इस पूरे 200 साल के बीच में कुछ नहीं करा, चुपचाप मुंह पे उंगली रख के बैठे रहे कि कोई बात नहीं, जब जाएंगे चले जाएंगे, इनकी मर्जी है ना। ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जो है लड़ मर के उनका खून बहा दिया उन्होंने, तब जाके हमारा देश आजाद हुआ। इसके पीछे बहुत ज्यादा खून पसीना लगा इसको आजाद करने के लिए। जिस फ्रीडम को आज हम एंजॉय कर रहे हैं ना, उसके पीछे बहुत सारा खून पसीना है। बट ये खून पसीना किस तरीके से लगाया, क्या क्या स्ट्रैटेजीज थी, इन सब के बारे में अभी बात। तो देखो भाई, कहानी में हुआ क्या? हुआ ये कि भैया इंडिया के अंदर ना जब इन अंग्रेजों ने अपनी गुलामी मतलब गुलामी करवानी चालू करी, तो ये लोग नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आते थे। इनका कहना ये था कि भैया तुम लोग गवार हो, तुम लोग अनपढ़ हो, जाहिल हो, और हम लोग तुम लोगों को एडुकेट करने आए, हम लोग तुम लोगों को सिखाने आए। अब सिखा तो कुछ नहीं रहे थे, बना रहे थे हमारा, ठीक है। अब हम भी बोले वाले थे, बन भी रहे थे, ठीक है। अब हुआ ये कि भैया बहुत सारे लोग समझदार भी थे, तो उन्होंने देखा कि भैया ये तो बहुत गलत चीज़ है। तो हम लोगों ने क्या किया, इनके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़नी चालू करी। बट दिक्कत ये थी कि हम लोग लड़ाइयाँ लड़ते थे अलग अलग ग्रुप्स में। हिंदू अलग लड़ रहे हैं, मुस्लिम अलग लड़ रहे हैं, सिख अलग लड़ रहे हैं, ईसाई अलग लड़ रहे हैं। यूनिटी नहीं थी जिसका ये लोग फायदा उठाते थे।
बट ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से यूनिटी आ गई, जो कि एक टर्म इस चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। मतलब मम्मी पापा ने हमेशा से तुम लोगों को एक चीज़ सिखाई होगी कि भैया माचिस को जो है, सिंगल माचिस को यूं करके तोड़ा जा सकता है, बट बंडल ऑफ स्टिक्स को नहीं तोड़ सकते। यही है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। जब हमें समझ में आया कि भैया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, वी आर इंडियंस, और हम सब एक साथ मिलकर जब इनसे लड़े ना, तो भाई साहब ये दुम दबा के भागे, और तब इंडिया पूरी तरीके से आज़ाद हो गया। अब इसके बीच में बहुत सारे मूवमेंट्स चले, बहुत सारे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स चले। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का मतलब क्या है? देखो क्या करते थे ये लोग, नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देते थे, फलाने से ऐसा होगा, ढिगाने से वैसा होगा, कल से ये करना पड़ेगा, इतना टैक्स भरना पड़ेगा। अब इनके बाप का राज होना था, है ना, देश हमारा, मिट्टी हमारी, रिसोर्स हमारे, कुछ भी कर रहे थे। तो हम लोग क्या करते थे, इनके मूवमेंट्स के खिलाफ, इनके लॉस के खिलाफ अपना अलग एक मूवमेंट निकाल देते थे, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। बिल्कुल उसी तरीके से कि तुम लोग घर वालों से चिढ़े हुए हो, घर वालों ने बोला कि भाई साहब कल से ऐसा होगा, और तुमने क्या बोला, मैं तो नहीं कर रहा जी। पता है कुटाई होगी, पता है छिताई होगी बढ़िया तरीके से, लेकिन अकड़ है भाई, ठीक है, तुमने दिखा दी नहीं कर रहा, मैं तो ऐसे ही करूँगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम भी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स में करते थे। तो कहानी की शुरुआत अब कुछ इस तरीके से होती है कि भैया ऐसा क्या हुआ जब लोगों को समझ में आया कि दिस इज द हाई टाइम और अब आज़ादी चाहिए। तो हुआ ये कि 1940 के अंदर ना वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चालू हुई। अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी 9th में भी, और अभी 10th का फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स, उसका सॉरी हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन यूरोप। तो तुम्हें पता चला होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या क्या चीज़ें हुई थी, बट अभी हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे। ये समझते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो इंडिया था वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हम पे कब्जा कर रखा था और ये लोग हमारी ऐसी तैसी फेर रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया ये जो ब्रिटिशर्स थे ना, बनियों के विभाग थे, जहाँ जहाँ से पैसा निचोड़ सकते थे वहाँ से पैसा निचोड़ते थे। इंडियंस की इन्होंने ऐसी तैसी कर रखी थी। क्यों? क्योंकि लड़ाई इनकी हो रही है, भसड़ इन्होंने कर रखी है, पैसे हमसे देते थे, टैक्सेस हम पे बढ़ाते थे, इतने टैक्सेस कर रखे थे, नहाने पे टैक्स, खाने पे टैक्स, धोने पे टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स भाई, ठीक है। और टैक्स की वैल्यू भी बार बार बढ़ाते चले जाते थे। अब जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हुई 1914 के अंदर, और ये खत्म हुई थी 1918 के अंदर। बच्चों का खेल नहीं है भैया वॉर, ठीक है। खाली जानवर नहीं लड़ते, इंसान भी लड़ते हैं, पैसा लगता है बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है। 4 साल वहाँ पे लूडो का मैच नहीं हुआ था, लड़ाई हुई थी। तो ये 4 साल का जो पीरियड था ना, ये इंडियंस के लिए बहुत बुरा था, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये हुई कि भैया इंडियंस के ऊपर टैक्सेस को बढ़ा दिया गया। अब इनका इससे भी काम नहीं चला, तो इन्होंने इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया। इनकम टैक्स जो आज हम लोग भरते हैं ना, वो ये इंट्रोड्यूस करके गए थे कि पहले तो नहाने खाने धोने पे भी टैक्स दो, अब जो तुम कमा रहे हो उस पर भी टैक्स दो, कहीं से नहीं छोड़ते थे, ठीक है। और क्या हुआ? अब देखो इंडियंस बड़े भोले वाले थे, मैंने तुम लोगों को बताया, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है भाई सह लेंगे थोड़ा, ठीक है। अब उसके बाद हुआ क्या कि इन्होंने टैक्सेस बढ़ाए, इनकम टैक्स बढ़ाए। इंडियंस ने कहा ठीक है सह लेंगे थोड़ा, आगे थोड़ा सा और बढ़े। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है क्रॉप्स के ऊपर और ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए। इंडियंस ने कहा ठीक है भाई सह लेंगे थोड़ा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन खराब हुई। भगवान जी ने कहा कि देखो अब हमारी ऐसे तैसे हुई रही है, तो ऐसे कैसे छोड़ दो, थोड़े से मजे मैं भी लूंगा। उन्होंने क्रॉप फेलियर्स कर गए, एपिडेमिक्स आ गए, और लाखों करोड़ों की तादाद में लोग मारे गए। अब इतना सब कुछ चल ही रहा था, ये एक नया फितूर लेके आ गए ब्रिटिशर्स, और इसका नाम था फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट क्या होता है? बिल्कुल यही होता है कि जब तुमने हार्पिक की ऐड देखी होगी, बंदा जो है घर घर आता है, ऐसे गेट खटखटाता है और पूछता है कि क्या आपके घर में बाथरूम साफ है, तो मित्र में उसको कुछ बोलो, वो घर पे आके बाथरूम में घुस के बाथरूम साफ कर जाता। सेम इसी तरीके से ब्रिटिशर्स करते थे, बाथरूम साफ नहीं करते थे, ये घर में आते थे, गेट खटखटाते थे और पूछते थे हाँ जी आपके यहाँ पे कोई मर्द है क्या? और जैसे ही इन्होंने हाँ कर दिया, भाई साहब ओमनी वैन लेके आते थे, सारे मर्दों को अपने साथ भरते थे और ले जाते थे वॉर पे लड़वाने के लिए। क्या फिलॉसफी थी? फिलॉसफी ये थी कि ये लोग जो है इंडियंस को फ्रंट लाइन पे खड़ा करते थे, ब्रिटिशर्स को पीछे खड़ा करते थे कि जब भी गोली चलेगी तो इंडियंस मरेंगे, ब्रिटिशर्स बच जाएंगे। इतने बुरे सोच वाले थे ये लोग, ठीक है। अब सारे मर्दों को उठा उठा के ले जाने लगे। अब इंडियंस ने बोला भैया अब नहीं सहेंगे, बहुत हो गया, ठीक है। क्या करेंगे, घर पे लूडो खेलेंगे क्या? सारे मर्दों को तो ले जाओगे तुम लोग, ठीक है। कमाएगा कौन, धमाएगा कौन, बच्चे कौन संभालेगा? अब इसी वजह से हुआ क्या कि लोग हो गए परेशान, और अब लोगों को ज़रूरत थी एक भगवान के अवतार की। अब लोग जो है वही हिंदी बॉलीवुड मूवीज़ की तरह जाके मंदिरों में घंटियाँ खटका रहे थे और बोल रहे थे भगवान किसी अवतार को भेज दो। तभी 1915 में इंडिया में आके लैंड हुआ एक अवतार, जिसका नाम था महात्मा गांधी। अब ऑलरेडी एक वॉर लड़के आ रहे थे, नॉट वॉर लड़के आ रहे थे, एक लड़ाई लड़के आ रहे थे, एक मूवमेंट से निकल के आ रहे थे जो कि साउथ अफ्रीका में चल रहा था, अपार्थाइड वाला, अगर आपको याद है तो, ठीक है। तो चलो अब महात्मा गांधी जब आए, भगवान का अवतार जब आया, तो उन्होंने देखा कि इंडिया का हाल तो भाई बहुत बुरा हो रखा है, इतना ज़्यादा बुरा हो रखा है कि पूछो मत।
तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस इंडिया को आज़ाद कराने के लिए नए मूवमेंट्स, नए लॉज बनाए जाए। बट गांधी जी जो थे वो बेसिकली अहिंसावादी थे, उनको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं था। वही वाला कंसेप्ट, एक मारो तो दूसरा गाल आगे कर दो, वो ये वाले थे। तो लड़ाई झगड़ा वो कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने एक इसी तरीके का एक मूवमेंट क्रिएट किया जिसका नाम था सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्याग्रह का मतलब होता है कि भैया सच के लिए लड़ना, झूठ से और बिना लड़ाई झगड़े के, दिस इज कॉल्ड सत्याग्रह। अब इसमें होता क्या था कि बहुत बड़ी तादाद पे आप सारे लोग जो है वो अनशन करते थे, प्रोटेस्ट करते थे और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते थे कि भैया हमारी मांगे पूरी। दिस इज कॉल्ड सत्याग्रह। अब थ्योरेटिकल तो ये निकाल दिया, बट प्रैक्टिकल करना भी तो जरूरी है। तो 3 जगह पे प्रैक्टिकली अप्लाई किया गया था, इसको बड़े ध्यान से समझना, मैप में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1917 में किया गया था चंपारण बिहार के अंदर, और ये किया गया था वहां पे इंडिगो वर्कर्स के लिए। जबरदस्ती भैया उनसे जो है इंडिगो उगवाया जाता था और पैसे भी नहीं दिए जाते थे। सक्सेसफुल रहा, ठीक है। 1917 में हुआ खेड़ा गुजरात में। खेड़ा गुजरात में ये किसके लिए हुआ? ये हुआ भैया टेनेंट्स के लिए, जो किराएदार थे उनसे जबरन किराया वसूला जा रहा था। ये भी सक्सेसफुल हुआ। 1918 में हुआ ये अहमदाबाद गुजरात में, और अहमदाबाद गुजरात में हुआ ये कॉटन मिल वर्कर के लिए। उनसे काम तो करवाया जा रहा था बट उन्हें पगार नहीं दी जा रही थी, और ये भी सक्सेसफुल हो गया। हैट्रिक लग गई भाई साहब, ठीक है। अब हैट्रिक लग गई तो एटीट्यूड अलग लेवल पे चला गया, ठीक है, एकदम मस्त कि भैया अब तो कहीं से भी कैसे भी गवर्नमेंट को इधर उधर कर देंगे, अभी 2-3 दिन में इंडिया आज़ाद हो जाएगा, ऐसी फिलॉसफी हो गई। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भी अपने बाल धूप में नहीं सफ़ेद किए थे, ऐसे ही नहीं थे वो भी ब्रिटिशर। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ईंट का जवाब देने की कोशिश करी चट्टान से, और इस चट्टान का नाम था भैया रॉलेट एक्ट। अब ये रॉलेट एक्ट क्या था? बड़े ही सरल भाषा में समझा देता हूँ। रॉलेट एक्ट था कि अगर आप कभी भी ग्रुप में दिखते हो, आपके ऊपर शक होता है किसी भी तरीके का, तो आपको एक कैदी पकड़ने वाली गाड़ी आएगी, उसमें डाला जाएगा। वो कैदी पकड़ने वाली, कुत्ते पकड़ने वाली, वो नहीं पता, ठीक है। वो गाड़ी आएगी, आपको पकड़ के ले जाएगी, और 2 साल तक आपकी बढ़िया तरीके से आरती उतारी जाएगी। नॉट वैसी वाली आरती, बढ़िया भटैक भटैक वाली आरती। और ये सारा का सारा प्रोसेस होगा 2 साल तक, बिना दलील, बिना वकील के। इट मीन्स बिना बेल के और बिना लॉयर के आपको 2 साल कब्जे में रखा जाएगा पुलिस वालों के, और वो डेली आपकी खातिरदारी करेंगे। अब इस लॉ को जो है बड़ी ही जल्दबाजी में 1919 में पास कर दिया गया था। एक भी इंडियन को इसके अंदर लिया नहीं गया था, ना उससे सलाह मशवरा लिया गया था, और इंडियंस इस लॉ के बाद आग बबूला हो गए। अब ये लॉ बनाया क्यों गया था? ये लॉ इसलिए बनाया गया ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर्स मिल जाए, और किसी के ऊपर भी अगर शक हो, कोई भी प्रोटेस्ट करता दिखे, पेल दिया जाए। समझ गए? क्लियर है? अब भैया सारे के सारे लोगों की एकदम हवा टाइट पड़ी, ठीक है, कि अब प्रोटेस्ट करने निकले तो ये तो पेल देंगे, उठा के जेल में बंद कर देंगे, ठीक है। इसी के खिलाफ गांधी जी ने एक और सत्याग्रह लॉन्च किया जिसका नाम था 1919 रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। अब ये सत्याग्रह जो था वो एक्चुअल बवाल नहीं था, ठीक है। हुआ क्या? अब यहाँ से त्राही त्राही चालू होगी, बड़े ध्यान से समझना। हुआ ये कि भैया जब ये रॉलेट एक्ट वाला सत्याग्रह चालू हुआ तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू किया। लोगों के अंदर अग्रेशन था, ऑब्वियस ही बात है भाई, गुस्सा तो आना ही था, और अग्रेशन में कहीं पे लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था। बट हुआ क्या कि भैया 13 अप्रैल को, ठीक है, 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार था, और ये बैसाखी का त्योहार था पंजाब के अमृतसर में, और अमृतसर में भी खासकर ये जो जलियांवाला बाग एरिया है ना वहाँ पे, ठीक है। तो हुआ क्या कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक अपने बंदे को बुलाया था लंदन से, जिसका नाम था जनरल डायर। 10 अप्रैल को इसको बुला लिया था। बुलाने का मतलब क्या था? अब एक सिचुएशन समझो, जब क्लास में बहुत ही ज़्यादा मच्छी बाजार बना हो, ठीक है, कोई बैठ के पीछे तबला बजा रहा है, कोई चैचे पॉपो कर रहा है, लड़कियां आपस में कीकली खेल रहे हैं, पीछे बैक बेंचर एक दूसरे में गुट बजा रहे हैं, और टीचर जो है वो पागल हो गई बोल बोल के शांत हो जाओ। तो क्या करेगी टीचर? अब ये करेगी कि एक बढ़िया से बच्चे को बुला लेगी, आ बुलाने के बाद भाई साहब उसकी आरती उतारेगी बढ़िया तरीके से, और उसके बाद में क्लास में से किसी एक की भी आवाज़ नहीं निकलेगी, क्योंकि वो एग्जाम्पल ऐसा सेट कर देगी। यही चीज़ जनरल डायर ने भी करी। उसने क्या किया? उसने मार्शल लॉ को एम्बीड कर दिया। उसने बोला कि कोई भी अगर बाहर दिखा, इमरजेंसी लगा दी तो पेले जाओगे, ठीक है। बट ये अमृतसर से जो बाहर के लोग आ रहे थे उन्हें नहीं पता था, और ये लोग आ रहे थे वहाँ पे फेस्टिवल मनाने। बहुत सारे लोग वहाँ पे जो है वो ऑलरेडी प्रोटेस्ट के लिए बैठे हुए थे, और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था चल क्या रहा है यहाँ पे। वो तो वहाँ पे सिर्फ आए थे भैया अपना फेस्टिवल मनाने। अब हुआ क्या? जो जलियांवाला बाग था चारों तरफ से बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद वहाँ पे जो गार्ड्स थे उनको ऑर्डर दिया गया कि छल्ली छल्ली कर दो, ओपन फायरिंग कर दो, जिसमें गोली लगती है लग जाने दो। और यही हुआ, और वहाँ पे 300 से ज़्यादा लोग मारे गए और कई हज़ार से ज़्यादा लोग घायल हुए। अब हुआ क्या कि भैया इस भीड़ के अंदर बच्चे, औरतें, बुजुर्ग,
और आदमी सब कोई था। अब बच्चे और औरतों ने क्या किया, उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश करी बट वो निकल नहीं पाए, तो औरतों ने अपने बच्चों को लेकर वहाँ जो कुआं बना हुआ था उसमें कूद के जान दे दी। और ये जो मूवमेंट था ये पूरी तरीके से तहस नहस हो गया था। बट लोगों के अंदर जो गुस्सा था वो आग बबूला हो रहा था। जो गुस्सा था वो अब एकदम बाहर फटने को हो रहा था कि अब जो दिख जाए उसे मार देंगे। और लोगों ने डिसाइड किया कि भैया ब्रिटिशर्स की तो नाक रगड़वाएंगे ज़मीन पे, इनका बाप भी भागेगा यहाँ से। बट मैंने तुम्हें बताया था भाई, ठीक है, इन्होंने जो है वो कोई कच्ची गोलियां तो खेली नहीं थी, बाल अपने धूप में तो सफ़ेद किए नहीं थे। अब लोग इनके पास गए, ब्रिटिशर्स के पास, इनके ऑफिस पे हमला किया, इनसे मारपीट करी, बट उल्टा जो ये कह रहे थे ना ब्रिटिशर की नाक रगड़वाएंगे, इन्हीं की नाक रगड़वा देंगे। अब जो मूवमेंट था वो पूरी तरीके से सत्यानाश हो चुका था, गुस्सा दोनों तरफ से बढ़ चुका था, लड़ाई झगड़ा बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गया था। और गांधी जी के पास, सॉरी भैया डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मजाक के तौर पे कहना है, गांधी जी के पास बैटमैन वाला फ़ोन जाता था। और ये फ़ोन हमेशा जब भी जाता था, जब कोई मूवमेंट बहुत बड़े लेवल पे खराब होने लगता था, फ़ोन हमेशा जाता था। अभी आगे देखोगे, ठीक है। तो गांधी जी के पास फ़ोन जाता है और वो कहते हैं कि भैया देखो अगला नंबर आपका है, कोटाई पिटाई का, ठीक है, या तो ये मूवमेंट बंद करवा दो और या तो फिर हमारा इंतकाम देखो। अब गांधी जी जो थे, मैंने बताया अहिंसावादी थे, ठीक है, और थोड़े से उनको लड़ाई झगड़े से डर लगता था, तो उन्होंने तुरंत क्या किया, इस रॉलेट एक्ट सत्याग्रह को कॉल्ड ऑफ कर दिया पूरी तरीके से। समझ आई कहानी यहाँ तक? क्लियर है? चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हुआ क्या? आगे हुआ ये कि अब गांधी जी जो है वो शांत तो बैठ नहीं सकते। गांधी जी ने सोचा कि भाई ये जो कहानी चल रही है, ठीक है, ये जो इंडिया के अंदर ये जो इतना ज़्यादा जुल्म ढाया जा रहा है, ये जो लोगों को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इसको सही तो करना पड़ेगा, कोई तो बचाएगा। और इसीलिए वो अब ढूंढ रहे थे और बहुत सारे लोगों को। इसका मतलब क्या है? गांधी जी चाहते थे कि अब हिंदू और मुस्लिम एक ही छतरी के नीचे आ जाएं, क्योंकि एक ही छतरी के नीचे ना प्यार बढ़ता है, जैसे डोरेमोन में दिखाते हैं ना, नोबिता और शिजुका, ठीक है, वैसे वाला प्यार। अब हुआ क्या? हुआ ये कि भैया गांधी जी ने सोचा कि खाली हम हिंदू को, एक ही कम्युनिटी को लेके चल रहे हैं और अपने को चाहिए सारे के सारे लोग, यूनिटी चाहिए, और वो चीज़ क्रिएट करनी बहुत ज़रूरी थी। अब गांधी जी जो सोच रहे थे, नए बिजनेस की प्लानिंग कर रहे थे, नए मूवमेंट की प्लानिंग कर रहे थे, इतने में एक बवाल अलग हो चुका था। अब ये बवाल हुआ था, ये बवाल हुआ भैया टर्की में। टर्की में एक एम्पायर था जिसका नाम था ऑटोमन एम्पायर, और इस ऑटोमन एम्पायर का एक लीडर हुआ करता था जिसको जाना जाता था खलीफा के नाम से, और ब्रिटिशर्स ने पेल दिया उसको, खत्म, ठीक है। अब जो मुस्लिम एम्पायर था, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का, वो डरने लगा कि भाई जब खलीफा मार दिया आपने तो अब मुस्लिम एम्पायर कैसे चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब डरने लगे, घबराने लगे, हर तरफ जो है वो त्राही त्राही मचने लगी। तभी दो भाई निकल के आए, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों रहते थे बॉम्बे में, और इन्होंने सोचा कि भैया अब कमान हम संभालेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी को हम आगे लेके जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, बॉम्बे के अंदर एक कम्युनिटी बनाई जिसका नाम रखा खिलाफत कमेटी, और साथ ही साथ अब इस खिलाफत कमेटी से इन्होंने एक मूवमेंट भी चालू किया, खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी यही देख रहे थे दूर से दूरबीन लगा के कि कहाँ पे क्या चल रहा है, और उन्होंने मौके पे मार दिया चौका। कैसे मौके पे चौका मारा? ये दोनों भाइयों के पास आए और बोला देखो भाई, अपन लोग मूवमेंट चला रहे हैं, तुम भी एक मूवमेंट चलाने की कोशिश कर रहे हो, मैं तो सोच रहा हूँ, मेरे को तो चलाना ही है, तो एक काम करते हैं ना, दोनों मिलकर पार्टनरशिप कर लेते हैं, ठीक है, तुम भी अपने लोगों को ले आना, मैं भी अपने लोगों को ले आऊँगा, यूनिटी बढ़ेगी, मूवमेंट बड़ा होगा, लोग ज़्यादा होंगे, ब्रिटिशर डर जाएंगे, भाग जाएंगे, ठीक है। और इसी वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने पार्टनरशिप करी और एक नए मूवमेंट की घोषणा करी जिसका नाम रखा नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। मतलब अब जो भी मूवमेंट बनेगा उसमें आपका खिलाफत मूवमेंट का 50% होगा, 50% हमारे मूवमेंट का होगा। तो जो नया मूवमेंट इनका बना था उसका नाम था नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। समझ गए? क्लियर है? अब देखो भैया, थ्योरी हो गई, ठीक है, बिजनेस की दुकान खोलने के लिए दुकान का नाम सोच लिया, बट दुकान में बेचे क्या ये तो पता ही नहीं था। मतलब मूवमेंट तो आपने बना दिया, अब मूवमेंट में करना क्या है ये तो पता चले। तो इसका आइडिया इनको मिला था इन्हीं की किताब से जिसका नाम था हिंद स्वराज। और हिंद स्वराज के अंदर इन्होंने लिखा था कि अगर आप अंग्रेजों को भगाना चाहते हो तो उनको पूरी तरीके से बॉयकॉट करो। नहीं समझ आया बॉयकॉट क्या होता? नहीं यार, ठीक है, एक एग्जांपल से समझो। मान लो तुम्हारा बुआ का, चाची का, ताऊ का, कोई भी कजन तुम्हारे आके कमरे में पड़ा हुआ है और तुम्हारी छाती पे मूंग धर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? मतलब तुम्हारे ही कपड़े पहनता है, तुम्हारे ही खिलौनों से खेलता है, तुम्हारी ही चीज़ें खराब कर रहा है, तुम्हारा ही फ़ोन यूज़ कर रहा है, तुम्हारे ही पॉकेट मनी से पैसे लेके जा रहा है, और बाद में डांट भी तुम्हें ही पड़वा रहा है, और हफ्ता भर हो गया तुम्हारी छाती में मूंग डले जा रहा है, तुम परेशान हो गए, तो क्या करोगे? ठीक है, मम्मी से कंप्लेंट करोगे, पापा से कंप्लेंट करोगे, उल्टा तुम्हें ही सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हो? तो तुम्हें उसे पूरी तरीके से बॉयकॉट करना पड़ेगा, ठीक है। बॉयकॉट कैसे? तुमने उठा के अपने कपड़े फेंक दिए, जा मैं भी नंगा घूमूंगा, तू भी घूम, ठीक है। तुमने कहा कि भाई अब वैसे तो मैं लौकी टिंडे खाता नहीं, लेकिन आज से खाऊंगा,
मैं भी खाऊंगा तू भी खाएगा। तुमने अपने पैसे जो है गुल्लक में डाल दिए कि जा बिल्कुल ही भूखा नंगा घूम लूंगा। अब होगा क्या कि भैया एक दो दिन वो ये चीज़ देखेगा और तीसरे दिन अपने घर को बोलेगा। जब तुम उसको सपोर्ट ही नहीं करोगे इन सब चीज़ों के लिए तो क्यों तुम्हारे पास रहेगा। यही सेम चीज़ गांधी जी ने अपनी आइडियोलॉजी में बताया कि भैया जब तक हम इन ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते रहेंगे, इनसे सामान खरीदते रहेंगे, इन्हीं का सामान खरीदते रहेंगे, तो ये लोग क्यों जाएंगे। इनको तो पैसा मिल रहा है, इनका तो पैसा बन रहा है यहाँ पे, ये क्यों जाएंगे अपने देश। तो हमें इनको पूरी तरीके से करना पड़ेगा बॉयकॉट। और यही थी इसकी आइडियोलॉजी और यहीं से नया मूवमेंट चालू हुआ था जिसका नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। भाई 50-50% की पार्टनरशिप थी ना। अब देखो इस मूवमेंट में क्या करना था। इस मूवमेंट में गांधी जी ने बोला कि देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको अंग्रेजों से कोई सामान नहीं खरीदना, आपको अंग्रेजों से बात नहीं करनी, आपको अंग्रेजों को इग्नोर करना है, ठीक है, बिल्कुल गोस्ट। हाँ जैसे तुम लोग कभी कभी हो जाते हो ना, हाँ बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल गोस्ट करना है, उन्हें कुछ नहीं खरीदना, ठीक है, और देखना कैसे भाग जाएंगे अपने आप। अब हुआ क्या, हुआ यही, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट था इन्होंने अपनी पूरी कांग्रेस को जाके समझाया कि भैया देखो ऐसे ऐसे करना है, लेकिन जो हमारे अंग्रेज थे ना, ब्रिटिशर्स, वो भाई इनसे भी ज़्यादा समझदार। कैसे समझदार, उन्होंने लॉलीपॉप पकड़ाने की कोशिश करी। लॉलीपॉप क्या, उन्होंने कहा कि देखो भैया क्या मूवमेंट चालू कर रहे हो तुम्हें क्या पॉलिटिक्स में आना है, हमारे साथ गवर्नमेंट बनानी बनाओ, लेकिन एक काम करते हैं ना अभी छोटे लेवल से काम करो। तो उन्होंने इनको ऑफर दिया काउंसिल इलेक्शन का, कि मतलब भाई काउंसिल इलेक्शन में आओ, उसमें पार्टिसिपेट करो, फिर देख लेते हैं क्या दूध का दूध और पानी का पानी। बट गांधी जी ने कहा कि आज अगर हमने इनकी लॉलीपॉप ले ली तो कल को हमें आइसक्रीम खाने का मौका नहीं मिलेगा, मतलब कल को ये भागेंगे नहीं, हमारे साथ ऐसे खेलते रहेंगे। उन्होंने मना कर दिया कि भैया बॉयकॉट कर दो, इलेक्शन सबको, कुछ नहीं करना, पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दो। अब कांग्रेस बहुत रिलेक्टेंट थी इस डिसीजन के लिए, लेकिन समहाउ मान लिया कि ठीक है चल यार मान लेते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि भैया 1921 में ये जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट था ये चालू हुआ, और सबसे पहले चालू हुआ टाउन्स के अंदर, शहरों के अंदर। और जैसे शहरों के अंदर फैशन फैलता है ना, उसी तरीके से ये मूवमेंट भी फैला हवा की तरह। अब हुआ क्या कि गांधी जी के सपोर्ट में सारे लोग उतर आए, ठीक है। टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया, लॉयर्स ने अपनी वकालत छोड़ दी, जजेस ने जजमेंट देनी छोड़ दी, बच्चों ने तो वैसे इनको नहीं पढ़ना था, पढ़ना छोड़ दिया, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उन्होंने अपने सारे काम छोड़ दिए, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने बॉयकॉट कर दिया फॉरेन गुड्स को, ठीक है। इन्होंने जो है वो अंग्रेजी कपड़े खरीदने बंद कर दिए, खादी खरीदते थे। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था भाई पियक्कड़ लोगों का, ठीक है। उन्होंने अंग्रेजी शराब पीनी छोड़ दी, वो संतरा और पौवा पीने चालू कर दिया उन्होंने, ठीक है। अब इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा ना इनकी इकोनॉमी पे ब्रिटिशर्स की, जो प्रॉफिट इनका होता था, ठीक है, ये मान लो 100 करोड़ 102 करोड़ का, वो एक ही साल में ना 56 करोड़ पे आके आ गया, हिल गए एकदम से। हुआ क्या, ठीक है। अब इसमें कंट्रीब्यूशन और भी बहुत सारी चीज़ों का था। वो क्या था, ये लोग करते थे पिकेटिंग। पिकेटिंग का मतलब क्या है, ठेली वेली ले जाते थे, रोडे ब्लॉक करते थे और उन ठेलियों पे ले जाके अपनी मशाल से जलाते थे, लोगों से बोलते थे जो भी तुम्हारे पास अंग्रेजी सामान है फेंको, जला दो इसमें, चिढ़ाते थे उनको। ऐसे तो ना मानेंगे, बॉयकॉट तो पूरी तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने जो है वो बॉयकॉट किया, ठीक है। बट दिक्कत ये हुई कि भैया लोगों को लगा ये जो मूवमेंट है वो 1-2 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने चलेगा, इंडिया उसके बाद आज़ाद हो जाएगा। बट ऐसा थोड़ा होता है, टाइम लगता है यार हर चीज़ में, ठीक है। अब हुआ क्या कि लोग हो गए परेशान और यहीं से डाउनफॉल चालू हो गया एनसीएम का शहरों में। कैसे डाउनफॉल चालू हुआ, क्योंकि भैया जो लोग थे जिन्होंने नौकरी बट्टा अपना छोड़ रखा था उन्होंने जाके दोबारा से नौकरी ज्वाइन कर ली, जो बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए थे वो दोबारा से स्कूल में चले गए। और साथ ही साथ लोगों ने अब खादी पहनना कम कर दिया, क्योंकि खादी होता है हैंडमेड और उसमें इसलिए ज़्यादा पैसा लगता है और वो महंगा होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो लोगों ने दोबारा से वही वाला खरीदना चालू कर दिया। अब जो लोग और साथ ही साथ वो देसी पी के नालियों में गिर रहे थे, उन्होंने भी कहा भैया अपने भी बस की नहीं, उन्होंने फिर से अंग्रेजी पीनी चालू कर दी। और इसी वजह से जो एनसीएम था वो शहरों के अंदर स्लो डाउन हो गया। समझ गए, क्लियर है कहानी यहाँ तक। अब देखो स्लो डाउन शहरों में तो हो गया, बट जो फैशन शहरों में पिट जाता है उसके बाद वो जाता है गाँव में, आउटस्कर्ट्स में। और यहीं से जो हमारा एनसीएम था वो सीधा सीधा पहुंचा कहाँ पे, अवध में, ठीक है। अब अवध में पहुंचा, और अवध में पहुंचा कैसे कि वहां पे एक बंदा रहता था जिसका नाम था बाबा रामचंद्र। अब बाबा रामचंद्र जो थे ना वो एक सन्यासी थे और साथ ही साथ वो फिजी से भागे हुए एक इंडेंजर्ड लेबर थे, बंधुआ मजदूर थे, ठीक है। ब्रिटिशर उठा के ले गए होंगे जबरदस्ती, जब काम करवाते थे और वो भाग के यहाँ पे आते। अब हुआ क्या कि जो हमारा ये अवध था वहाँ पे कहानी अलग ही चल रही थी। क्या कहानी अलग चल रही थी कि अवध के अंदर ना वहाँ पे जो ये बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, मनी लैंडर्स थे, ताल्लुकदार थे, उन्होंने इन टेनेंट्स का जीना खराब कर रखा था। मतलब इनसे किराया ले रखा था और जमीनें नहीं दे रहे थे, कह रहे थे जमीन चाहिए तो और पैसा दो, ठीक है। और इन्होंने
बोला कि भैया देखो जमीन के पैसे तो हम तुम लोगों को दे चुके, अब और क्यों किराया दें, ठीक है। तो इन्होंने बोला नहीं भाई, अगर तुम्हें किराया नहीं देना तो एक काम करो, हमारे लिए करो बेगार। बेगार का मतलब क्या है? बेगार का मतलब है, इन्होंने बोला कि देखो भैया एक काम करो, हमारे खेतों में आओ, काम काज करो, वहाँ पे खेती बाड़ी वगैरह करो, लेकिन उसके बदले ना तो पैसा देंगे ना कुछ देंगे। तो लोगों ने भी बोला हमारे में माथे पे कुछ लिखा नहीं है जो तुम्हारे लिए फ्री में काम करेंगे, ठीक है। और लोगों ने कहा भाड़ में जा, ठीक है, जमीन तो हम लेके रह लेंगे तेरे से। और अब लोगों ने यहाँ पे बिना एनसीएम को जाने अब ऑटोमेटिकली क्या चालू कर दिया, बॉयकॉट चालू कर दिया। कैसे बॉयकॉट चालू किया भैया? इन्होंने बोला ना, ही नहीं बोला मैं बाल नहीं काटूंगा इनके, वॉशरमैन ने बोला कपड़े नहीं दूंगा इनके, खान साहब ने बोला खाना नहीं बनाऊंगा इनका, ठीक है। और धीरे धीरे इन लोगों को बॉयकॉट करना चालू किया, बट कोई फर्क नहीं पड़ा इन लोगों के ऊपर, ठीक है। ये भी एकदम ढीठ के ढीठ थे मनी लैंडर्स तालुकदार। अब हुआ क्या कि इस चीज को देख के जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे वो बड़े इंप्रेस हुए। उन्होंने कहा ये चीज तो ऑलरेडी यहाँ पे फैल रही है, ठीक है, रूरल पीपल जो है वो इतने ज़्यादा जो है स्मार्ट है, ठीक है। और उन्होंने आके बात करी बाबा रामचंद्र के साथ, और इस चीज़ को, इस क्रिटिकल पॉइंट को लेके उन्होंने डिस्कशन किया और बनाई ओध किसान सभा, जिसकी 300 से ज़्यादा ब्रांचेस खोली गई अलग अलग गाँव में। लेकिन इससे भैया घंटा कोई फायदा नहीं, सॉरी टू से, बट घंटा कुछ फायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो लोगों ने कहा जब इससे कुछ हो ही नहीं रहा तो हम ही अपनी तरीके से डील करते हैं, और लोगों ने अब उठा लिया हथियार, चकला बेलन बेलन जो मिला लेके चले गए। कहाँ पे? ये चले गए भैया तालुकदार मनी लैंडर्स के घर पे, और खूब पीटा, बहुत बुरा पीटा, जितने भी कागज थे सब जला दिए, उनके घर जला दिए। और तभी एक बंदा भागते भागते आता है और कहता है अरे तूने सुना है गांधी जी ने एक नया मूवमेंट लॉन्च किया है जिसका नाम है एनसीएम, और वो कह रहे हैं कि जब मैं यहाँ पे आऊंगा ना तो सबको जमीनें फ्री में दूंगा, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होगा। अब देखो क्या होता है कि भैया जो आइडियाज होते हैं ना वो हमेशा रीइंटरप्रिटेट होते हैं, और यही कहानी यहाँ पे भी हुई। उसने बोला गांधी राज आएगा, और जब गांधी जी आएंगे तो जब दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होगा, जिसके पास जमीन है उसको भी मिलेगी, जिसके पास नहीं है उसे भी मिलेगी। और यही कहानी थी हमारी इसकी। अब ये मूवमेंट यहाँ से और आगे जाता है और सीधा पहुँचता है साउथ में, और साउथ में पहुँचता है गौडम हिल्स में, जो कि आंध्र प्रदेश में। अब गौडम हिल्स में ट्राइबल लोग रहते थे, ठीक है, और ट्राइबल लोगों के बीच में एक अलग ही मुद्दा छिड़ा हुआ था। ये मुद्दा क्या था? मैंने तुम्हें बताया जो अंग्रेज थे ना वो बनियों के भी बाप थे, ठीक है, वो कहीं से मौका नहीं छोड़ते थे पैसा कमाने का। इन्होंने फॉरेस्ट पे भी टैक्स लगा रखा था। अगर तुम्हें याद हो क्लास 9 में पेस्टोरलिस्ट चैप्टर था, और हमने वहाँ पे पढ़ा था कैसे ये लोगों को पकड़ पकड़ के इनसे टैक्स वसूलते थे। तो यही कहानी यहाँ पे भी थी। इन्होंने क्या किया कि भैया ट्राइबल लोगों को बोला कि एक काम करो कि अब से अगर तुम फॉरेस्ट में जाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि कद्दू मेरा टैक्स का बात का, हमारी जमीन, हमारा लैंड, हमारे पहाड़, हमारे जंगल, तुम्हें क्यों टैक्स दे, ठीक है। और इन्होंने कहा टैक्स नहीं दोगे तो जाओगे नहीं। अब भाई ट्राइबल पीपल जो है वो बौखला गए, ठीक है, और उन्होंने वॉर चालू कर दी। और इस वॉर का नाम दिया गया गुरिल्ला मूवमेंट, नॉट गोरिल्ला, इट्स गुरिल्ला मूवमेंट, ठीक है। जब एक कम्युनिटी एक गवर्नमेंट से लड़ने लगती है उसको गुरिल्ला मूवमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लड़ाई चालू हुई। अब लड़ाई चालू हुई तो गवर्नमेंट ने सोचा, ब्रिटिशर्स ने सोचा कि भैया क्यों ना इनको एक दोबारा से एक और लॉलीपॉप पकड़ाएं। बोला ठीक है भाई तुम लोग चले जाओ अंदर, ठीक है, जंगल में चले जाना, लेकिन उसके लिए ना तुम्हारे को हमारे लिए बेगार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा बेगार का मतलब क्या है? उन्होंने कहा जंगल में जाना, लकड़ी वकड़ी ये जो सारा सामान है काट के हमारे लिए लेके आना, लेकिन इसके बदले पैसा नहीं देंगे। और इन्होंने भी बोला हमारे भी माथे पे कुछ लिखा नहीं है, जंगल में तो हम भी जाके रहेंगे। अब जंगल में क्यों जाना? तो ट्राइबल लोग जो है उनका कोई अमेजन से कोई ऑर्डर तो आएगा नहीं, ठीक है, जोमेटो पे डिलीवरी करेंगे तो नहीं। ये क्या करते हैं, ये जंगल में जाके अपने गाय भैंसों को चराते थे, ठीक है, वहाँ से सामान लाके लकड़ियाँ लाके बाहर बेचते थे, इसी से इनका घर चल रहा था। और ये लोग हो गए परेशान क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत बुरी तरीके से इनको जकड़ रखा था। अब इसी के बीच एक बंदा निकल के आता है जिसका नाम था अलूरी सीताराम राजू। एक ही नाम है भाई, अलग नहीं है ये बंदे, अलूरी सीताराम राजू। और ऐसा कहा जाता है कि अलूरी सीताराम राजू के पास कुछ चमत्कारी शक्तियां थी, ये भविष्य देख लेता था, ये गोली से नहीं मरता था, और ये गांधी जी का बहुत बड़ा फॉलोअर था। ये गांधीयन कैप पहनता था और इसने गांधी जी के आइडियाज को इंटरप्रेट कर रखा था। इसने बोला गांधी जी कहते हैं कि मारो, कोई तुम्हें एक रैप्टा मारने आ रहा है, हाथी तोड़ दो उसका। और कहता था खाओ पियो मस्त रहो। समझ गए ना कौन सा पियो वाला, ठीक है। अब हुआ क्या कि भैया जैसा जैसा इसने अपने बारे में बताया था वैसा वैसा सच निकला। अभी बताता हूँ कैसे। अब अलूरी सीताराम राजू था, वो बड़ा अग्रेसिव किस्म का बंदा था। इसने कहा कि इनसे तो मैं डील कर लूंगा। ब्रिटिशर से अपनी पूरी टीम बनाई, अपना पूरा जो है कुंभा बनाया। कुंभा बनाने के बाद जो है लड़ने चला गया, इनके ऑफिस पे हमला किया। बट ब्रिटिशर्स ने, मैंने बताया, कच्ची गोलियां नहीं खेली थी और इसको भाई साहब बांध के बुरी तरीके से मारा। और जो बोला गया था ना गोली से नहीं मरता, गोली से ही मारा इसे। बट उसके बाद जो है इसे गौडम हिल्स का एक फोक हीरो बना दिया गया क्योंकि उनके लिए सेक्रीफाइस किया। वहां से ये कहानी आगे पहुंचती है और ये जाती है सीधा असम में। अब असम में एक अलग ड्रामा चल रहा था और ये ड्रामे का नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट का मतलब क्या है? देखो भैया, हुआ क्या कि भैया जो
असम के अंदर बड़े बड़े टी गार्डन है ना, वहाँ पे स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है। और अगर ये लेबर इधर से उधर हो जाए तो पूरा पूरा डेटा इधर से उधर हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्ट बना दिया था कि अगर यहाँ से इस फील्ड से कोई बाहर जाएगा या अंदर आएगा तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। और वहाँ पे सालों साल तक लेबर को ना बंद रखते थे, जा ही नहीं पाते थे वो बेचारे, फैमिली से ही नहीं मिल पा रहे थे। और ये हो गए परेशान, ठीक है। अब इन बेचारों को ना बाहर की दुनिया का कुछ पता, ना अंदर की दुनिया का कुछ पता, परेशान हो रखे थे इस इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट से, ठीक है। तो एकदम से एक बंदा इनके पास आया, उड़ती उड़ती खबर आई कि भैया गांधी राज आ रहा है। गांधी जी ने बोला है कि जो भी अपने अपने गाँव पहुंचेगा उसको मैं जमीन दूंगा। पागल हो गए ये लोग, इन्होंने कहा अपना खुद की खेती करेंगे, यहाँ क्यों काम करें। और इन्होंने प्लान बनाया कि भैया यहाँ से भागते हैं और सीधा अपने घर पहुँचते हैं, ठीक है। अब ये प्लान में सक्सेसफुल भी रहे। इन्होंने प्लान करा, प्लान करके सारे के सारे लोग निकल के रेलवे स्टेशन तक जा ही रहे थे, पहुंच भी गए, लेकिन ब्रिटिशर्स वहाँ पे इनके साथ लठ के साथ तैयार थे और जो मारते मारते लाए हैं ना इन्हें वापस, ठीक है। अब ये कहानी तो थी गांव की, एनसीएम की, बट एनसीएम के अंदर एक नया मोड़ आने वाला है। तो हुआ क्या कि भैया एनसीएम का भी बोलबाला बंद हुआ। कैसे बंद हुआ कि एक जगह है चौरी चौरा गोरखपुर में। तो चौरी चौरा के अंदर हुआ क्या कि एक दिन प्रोटेस्टर्स की और ब्रिटिशर्स की आपस में मुठभेड़ हो गई, और इतनी बुरी मुठभेड़ हुई कि भैया आपस में कंधे भिड़ गए, खूनम खान हो गया। अब ये तुम्हें कहाँ दिखेगा, ये वाला क्वेश्चन दिखेगा तुम्हें फोटो दिखेगी अपनी एनसीईआरटी के अंदर, जहाँ पे बाबा जी खटिया पे लेटे हैं। खटिया पे लेटे नहीं, उन्हें मार के लेटा है, उसी के नीचे है हमारा ये चौरी चौरा। तो चौरी चौरा के अंदर हुआ गया, आपस में भिड़े, पुलिस ने बहुत बुरी तरीके से मारा, और फिर से बैटमैन वाली कॉल गई गांधी जी के पास कि भाई साहब देखो अगला नंबर आपका है, बंद करवा दो मूवमेंट। और गांधी जी ने एनसीएम को भी कॉल ऑफ कर दिया। समझ आई कहानी यहाँ तक? तो देखो भैया, ठीक है, आपका नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 1 मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। पहले इसको हजम करो, इसके क्वेश्चंस को याद करो। अच्छा, इसको याद करके लिखना जरूर से भाई, ठीक है। एनसीईआरटी से डायरेक्टली याद कर लेना, बहुत इजी है लैंग्वेज, ठीक है। आंसर्स तुम्हें बड़े मिलेंगे, प्लीज डरना और घबराना मत, ठीक है। बदहजमी जैसा मत फील करना, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर यार जो लेंथ है ना वो बड़ी रहती है, ठीक है। आप उसको ज्यादा शॉर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बट ट्राई टू लर्न एंड राइट, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत, परेशानी, बदहजमी, उल्टी जैसा लगे आपको इस चैप्टर के अंदर, तो कमेंट के अंदर अपने डाउट जरूर से छोड़ के जाना, फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे। और ये समझ लो, अगर तुम लोगों को प्रीवियस वीडियो में डाउट नहीं आ रहे ना, इसका मतलब हमारा चैप्टर क्लियर नहीं है, कुछ ना कुछ तो डाउट है, क्योंकि वन शॉट वीडियो भाई, मैं लॉन्ग फॉर्मेट में नहीं समझा रहा ना, इसलिए डाउट तो आना चाहिए तुम्हें। तो जो भी डाउट आ रहा है वो अपना इस कमेंट सेक्शन में जरूर से छोड़ के जाओ। तो ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक इसे हजम करो।